आपको मालूम है कल पूर्वांचल में जौनपुर में वोटिंग हुई और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भीतर जो है वहां पर कैंपस के भीतर स्ट्रांग रूम बनाया गया था। उसके बाहर हंगामा हो गया और देखिए खबर है कि स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त ईवीएम की गाड़ी पहुंची। उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। ये खबर आ रही है। वोटिंग के बाद बवाल की ये तस्वीरें जौनपुर की हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बाहर अतिरिक्त ईवीएम की गाड़ी अचानक पहुंच गई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थक जुट गए और इसके विरोध में जमकर बवाल काटा। हमारे लोगों को, पार्टी के साथियों को शक हुआ तो इसको रास्ते में ट्रेस किया। यहाँ ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और ड्राइवर भाग गया और जो अधिकारी ला रहे थे साथ में पायलटिंग करके और पीछे एस्कॉर्ट करके, वो भी नहीं मिले कोई। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो डीएम से लेकर एसपी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार का, हमको लग रहा है कि इसी तरह 400 पार करेंगे। प्रशासन का कहना है कि ईवीएम की ये गाड़ी गलती से पहुंची है। हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू। और अब अगली बड़ी खबर है ओडिशा से, जहां पर बवाल की खबर आई है। विधानसभा चुनाव के दौरान बवाल की खबर सामने आई है। खुर्दा जिले के बोलागढ़ ब्लॉक के बड़ा कुमारी पंचायत में वोटिंग हो रही थी और उसी दौरान ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर आई और इसको लेकर वहां पर बवाल किया गया और पूरा आरोप बीजेपी के उम्मीदवार पर है। पोलिंग बूथ के अंदर हंगामा, ईवीएम मशीन तोड़ी गई। पोलिंग बूथ के बाहर भीड़। ये तस्वीरें ओडिशा की हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई। खुर्दा जिले के बोलागढ़ में बड़ा कुमारी पंचायत में वोटिंग चल रही थी और इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत जगदेव ने एक मतदान केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। There have been some minor violence, you may not call violence at some places, and we have got video footage of those things also, and the most appropriate action will be taken in all those cases. जब पोलिंग बूथ के अंदर तोड़फोड़ की गई तो उस वक्त भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद उम्मीदवार अपराजिता सारंगी भी वहां पर मौजूद थी। प्रशांत जगदेव अपराजिता सारंगी की कार से भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने कार का पीछा कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में छठे चरण में कल 8 सीटों पर वोटिंग हुई और फिर से एक बार वहां पर हिंसा हुई। झारग्राम जगह है और वहां पर जगह है मोगलापोटा। वहां पर बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया और इस हमले में सीआईएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। पश्चिम मिदनापुर जिले के गरबेटा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रणत टूरू की कार पर हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस हमले में बीजेपी उम्मीदवार पूरी तरह घायल हो गए। 200 जैसा लोग हैं वहाँ पे, रोहिंग्या जैसा लग रहा है कि वो लोग हम लोग के ऊपर उतर। अगर हम लोग के पास सीआईएसएफ का जवान नहीं होता और यहाँ का अगर पुलिस प्रशासन कुछ रहता तो हम लोग वहीं पर मर्डर हो जाता। ये घटना तब हुई जब प्रणत टूडू कुछ मतदान केंद्रों में बीजेपी एजेंट्स को एंट्री की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतों पर गारबेटा जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सीआईएसएफ जवान भी घायल हुए। वहीं इस हमले के बाद बीजेपी ममता की पार्टी पर हमला बोल रही है। अभी एक फेज की जंग बाकी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं पर हमले का मामला आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। वो कुछ लोग करते हैं बाहर, उनका ही धंधा है, लेकिन उसमें चुनाव प्रभावित नहीं होता। और अब बात बिहार की करेंगे, जहां बिहार के काराकाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब में बिहार के लोगों के खिलाफ दिए गए कांग्रेस उम्मीदवार के बयान का जिक्र किया और उसको लेकर इंडिया अलायंस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात ने भी बिहार के लोगों का अपमान किया, लेकिन कांग्रेस उस पर चुप रही। कांग्रेस ने उस पर कोई बयान नहीं दिया। पीएम के इस बयान के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।
चुनावी अखाड़े में मुजरा शब्द की जैसे ही एंट्री हुई, सियासी घमासान मच गया। पीएम मोदी ने पंजाब में बिहारियों का अपमान करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार के बहाने आरजेडी को घेरने की कोशिश की थी। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने कहा, अब हम उन्हें बिहारियों को घुसने नहीं देंगे। पीएम मोदी के इसी बयान को विपक्ष ने उचक लिया और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने भी बिना वक्त गवाए पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। विपक्ष के नेताओं को जवाब देने के लिए एनडीए नेता चिराग पासवान सामने आए। आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री कम से कम आप लोगों की तरह गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं करते। इसी रिपोर्ट के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि ब्रेक के बाद क्या है, तो आपकी जिज्ञासा शांत कर देते हैं। दिल्ली टू गुजरात, लपटों का, कहरों का, मौत का तांडव और सिसकती जिंदगियां। जी हां, शनिवार का दिन गुजरात से लेकर दिल्ली तक ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश हिल गया। गुजरात के राजकोट में जहां टीआरपी गेमिंग जोन में भयंकर आग लग गई, 27 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और लगातार वहां पर रेस्क्यू जारी है। तो वहीं दिल्ली के विवेक विहार की बात की जाए तो इस इलाके में चाइल्ड हॉस्पिटल में लपटों का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से नवजात बच्चों की मौत हो गई। देर रात बच्चों के लिए वहां पर ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन देर रात बताया जा रहा है कि बच्चों के अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई। 12 बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं विवेक विहार में चाइल्ड हॉस्पिटल में जब आग लगी उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भीषण आग लगी। चाइल्ड अस्पताल में आग से 6 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 6 नवजातों की मौत हो गई। देर रात चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगी थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया था, लेकिन 6 बच्चों की मौत की खबर है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और 6 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 6 की जान जा चुकी है। इस वक्त मेरे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दिव्यांकर, क्या स्थिति इस वक्त और क्या जानकारी मिल पा रही है? कब ये आग लगी, कैसे इसे कंट्रोल किया गया और रेस्क्यू वहां पर कब शुरू किया गया था? बचा सकता है एक डॉक्टर, जिम्मेदारी क्या होती है कि बच्चों की तो जान बचा सकते। जी बिल्कुल, देखिए हर्षा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद अब जो यहाँ पर जिनका बच्चा यहाँ पर एडमिट था वो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और साफ तौर से जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन, उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करे। लेकिन किस तरह का मंजर यहाँ पर था वो उसकी हम आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के ठीक सामने की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पड़ा हुआ साफ तौर से यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा बगल का एक घर है, उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि और रास्ते में सड़क पर आपको कांच के टुकड़े भी पड़े हुए नजर आ रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर फटा तब रॉकेट की तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बाहर यहाँ पर उड़ रहे थे और जिसका जो आस पड़ोस के घरों में जा रहे थे और जिससे काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो इन घरों में हो रहा था। इसके अलावा ये सामने जो आप घर देख पाएंगे, इस घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर उड़कर यहाँ से जो हॉस्पिटल की दूरी है वो तकरीबन 100 फुट है और यहाँ पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर उड़कर पहुँचा तो कांच का जो शीशा लगा हुआ था उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर टकराया, जिसके बाद यहाँ पर जिस तरह से कांच के टुकड़े बिखरे हुए साफ तौर से पड़े हुए नजर आएंगे। जो सामने इस घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आरपी शर्मा। जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? मैं ऊपर अपने फ्लोर पर था, ग्राउंड फ्लोर पे, पीछे बेडरूम में सोए हुए थे। इट वॉज अबाउट 11:45 जब ये ब्लास्ट हुआ और 2 ब्लास्ट हुए कॉन्जिक्यूटिव विद इन 30 सेकेंड्स। देन आई गॉट स्कैर्ड और उसके बाद फिर मैं वाइफ को लेके, ये बैठी हुई है, इनको लेके नहीं जाए, सिस्टर भी साथ है। फिर नीचे से देखा सब बच्चे नीचे आ गए हैं और सामने इस बिल्डिंग में ऐसी भयंकर आग लगी हुई है कैसे ना बर्निंग ट्रेन जैसा आपने पिक्चर देखी होगी, वो सीन था। घर बिल्कुल ऊपर से धक धू धू करके जल रहा था और वहाँ जो पता लगा है लोगों से कि जो डे केयर हॉस्पिटल है बच्चों का, वहाँ का स्टाफ भी सारा भाग गया और बच्चे भी शायद वहाँ कैजुअलिटी हुई है कुछ, वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता,
कितना हुआ है, लेकिन बहुत डैमेज हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर उड़कर यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद नुकसान इतना ज़्यादा हुआ और जो ये घटना हुई इसमें 6 बच्चों की मौत हुई, आपको क्या लगता है इस तरह की घटना और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो इसके डे केयर जो चलाते हैं हॉस्पिटल, वही लोग एक्सक्लूसिवली जिम्मेदार हैं। सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उनके यहाँ पता क्या होता है, इलीगल बिजनेस करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग का इलीगल बिजनेस करते हैं यहाँ लोग। यहाँ खड़े हुए गुप्ता जी, जरा बुलाना इनको। तो जिस तरह से आस पड़ोस के लोग जो है वो बड़ा सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर सिलेंडर जो है वो स्टोरेज किया जाता था और जिसके बाद इस तरह की जो घटना है वो साफ तौर से यहाँ पर नजर आई है और जिम्मेदारी हॉस्पिटल की बनती है। लेकिन जैसी जानकारी आप लगातार दे रहे हैं कि वहां का पूरा स्टाफ गायब हो चुका था, ये बहुत ही दुखद है। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात के राजकोट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजकोट में हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मौके का जायजा लिया, तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। साथ ही अस्पताल में घायलों से सीएम ने मुलाकात भी की और घायलों का हालचाल जाना है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए जब हॉस्पिटल पहुंचे भूपेंद्र पटेल, उन्होंने लोगों से बातचीत की जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन लोगों का हालचाल जाना। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है राजकोट अग्निकांड में। जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हुए, हालचाल उनका लेते हुए तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ, जिस वक्त आग लगी गेमिंग जोन में, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। और 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में जांच हो रही है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। गेमिंग जोन में आग का तांडव जब दिखा, उस वक्त की तस्वीरें हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त वहां पर क्या कुछ हुआ होगा। मौके पर बचाव दल की जब टीम पहुंची, उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी है। मौके पर मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर। अस्पताल में लोगों की भीड़ दिखाई दी और ये सब कुछ उस वक्त हुआ। वहां पर भगदड़ मची और अब पूरे मामले की जांच हो रही है। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, राजकोट अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल मौजूद था, ये जानकारी दी जा रही है। जनरेटर के लिए वहां पर डीजल लाया गया था। करीब 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था और गो कार रेसिंग के लिए ये पेट्रोल लाया गया था अवैध रूप से। देखिए यहां पर ये सब कुछ हो रहा था। अग्निकांड का गुनाहगार कौन है, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है। और देखिए बिना परमिशन वहां पर गेमिंग जोन चलाया जा रहा था, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। फायर विभाग का एनओसी नहीं था गेमिंग जोन के पास, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस अग्निकांड के बाद भीड़ भाड़ वाली जगह पर गेमिंग जोन चलाया जा रहा था और ये सीधे तौर पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। एंट्री एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का एक ही रास्ता वहां पर था, जिसकी वजह से वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है। गेम जोन में जनरेटर के लिए बताया जा रहा है कि 1500 से लेकर 2000 लीटर डीजल रखा गया था, पहले से स्टोर करके रखा गया था। जब वहां पर आग लगी तो ये आग इस वजह से भी ज्यादा फैली। रेसिंग कारों के लिए 1000 से लेकर 1500 लीटर पेट्रोल जमा किया गया था। 99 रुपए प्रति एंट्री ऑफर की वजह से वहां पर भारी भीड़ थी। बताया जा रहा था कि वीकेंड का समय और ऊपर से ऑफर भी था, जिस वजह से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम टीआरपी गेम जोन में आग लगी। इस आग की चपेट में कई लोगों की मृत्यु हुई तो कई लोग जख्मी हुए हैं। प्रशासन की ओर से ऑफिशियल 27 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो 32 से 33 परिवारों ने अपने कोई न कोई सदस्य लापता होने की जानकारी पुलिस को दी है। मामले की गंभीरता देखते हुए गुजरात सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी को बोला गया है कि इस घटना की पूरी जांच करके 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करे। दूसरी तरफ जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी डेड बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल गई है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हुआ है। तो पुलिस प्रशासन ने ये निर्णय लिया है
कि जो लोगों की डेड बॉडी मिली है और जो परिवार अपने कोई ना कोई सदस्य लापता हुए हैं ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं, उनका डीएनए किया जाए और डीएनए मैच होने पर ये डेड बॉडी उनको दी जाए। तो पूरी रात यहाँ पर डीएनए के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया चली। हालांकि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी रात को 2 बजे राजकोट पहुँचे और राजकोट में उन्होंने जिस जगह पे ये हादसा हुआ यानी कि टीआरपी मॉल की स्पॉट पे जाके उन्होंने मुलाकात की और दूसरी तरफ कलेक्टर कचहरी राजकोट में जाके अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। 10 लोगों की पुलिस ने धरपकड़ भी की है। उनमें से कई लोग ये गेम जोन के संचालक हैं। बताया ये जा रहा है कि गेम जोन के वहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसके तहत ये हादसा हुआ है। तो पुलिस और एसआईटी ये दोनों अभी इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इन बीच 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब हादसे पर स्थानीय नागरिकों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। शाम बत्ते बत्ते मेरे पास ऐसे न्यूज़ है कि राजकोट में एक गेम जोन है, वहाँ पर आग की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। तो सबसे पहले तो जैसे सब पेरेंट्स को होता है वैसे मैंने मेरे अपने बच्चे को खोजा, वो सही सलामत था। लेकिन मुझे ये हुआ कि भाई मेरा बच्चा तो मैंने देख लिया, किसी और का भी तो होगा। तो मुझे पता चला कि शायद 24 या 25 कैजुअलिटीज हुई है। ऐसी घटना क्यों बनी और ये ऐसा तंत्र के दिमाग में कि ये बात क्यों मिस हो गई मुझे पता नहीं चल रहा है। ये ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और पहले तो ऐसी दुर्घटना जिस वजह से हुई, वो दुर्घटना होने के जो फायर सेफ्टी का साधन वगैरह नहीं था वो नहीं होना चाहिए। फायर सेफ्टी का पूरा देखभाल होना चाहिए। ये जो दुर्घटना हुई है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अभी तक बॉडी निकालने का काम सरकारी मशीनरी वो अपना काम कर रही है। तो इसलिए अभी तो फुल एंड फाइनल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ चूक हुई। मगर ये चीज तो है कि एक चीज तो है कि कहाँ पर कुछ ज्यादा त्रुटि तो रही होगी। फायर जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो वेल्डिंग काम होता था उसमें से जो आग लगी है। अभी थोड़ी माहिती जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बोला है, कहीं पर भी उन लोगों की कुछ चूक तो हुई। और दूसरी बात यह है कि भाई अभी फिगर नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का फिगर अभी है कि भाई देखना बाकी है कि कितने कितने की कैजुअलिटी हुई है। इसलिए जो भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक। और हमारे राजकोट के अंदर आज तक ऐसा बनाव नहीं बना है। हमारे लिए तो बहुत हतभागी बात है ये। और इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट ये है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। गुजरात सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। साथ ही आपको बताएं कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले पर आपको दे रहे हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बारूद फैक्ट्री में कल हुए धमाके के बाद अभी भी दहशत कायम है। ब्लास्ट के बाद पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई। अभी तक 3 शव बरामद किए गए। पिछले करीब 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने हालात का जायजा लिया। घटना की जांच के उन्होंने आदेश भी दिए हैं। अभी हालात क्या है, क्या कुछ अब तक हो रखा है वहां पर, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा इस गुबार को देखिए। आसमान तक छूते धुएं का ये गुबार एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद निकला। विस्फोट कितना भयंकर हुआ होगा, इस गुबार से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये गुबार उस फैक्ट्री से निकला जहां बारूद बनाया जाता है। ये किसी को भी नहीं यकीन हो रहा कि जिस फैक्ट्री में बारूद बनाया जा रहा है उसी में विस्फोट हो जाएगा। बोरसी गांव की बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट से पूरा बेमेतरा दहल उठा। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि पूरी फैक्ट्री पल भर में मलबे में तब्दील हो गई और मलबे के कुछ हिस्से तो 1 किलोमीटर दूर तक गिरे। कम से कम 20 व्यक्ति दबे हुए हैं। बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस फैक्ट्री को कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, वहाँ फिर से काम शुरू कैसे हुआ।
साल भर पहले भोसका सतीपान सर कलेक्टर थे, तब इसको 15 दिन के लिए सील किया गया था, फिर अचानक फिर खुल गया। उस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं यहाँ नहीं था। तारीख 25 मई 2024, वक्त सुबह तकरीबन 7:57। बेमेतरा के बोरसी बारूद फैक्ट्री में ये धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बारूद फैक्ट्री पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई और वहाँ पर काम करने वाले मजदूर मलबे में ही दब गए। वहाँ के लोग तुरंत बचाव काम में जुट गए। उसके कुछ देर के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी रफ्तार काफी सुस्त दिखी। खबर लगते ही फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूरों के परिजन खोज खबर लेने वहां पहुंचने लगे। मोर बच्चा चाहिए, मोर हाथ मोर एक नाती बच्चा चाहिए। ड्यूटी करने आया था? हाँ, मोर बेटा ड्यूटी करने आया। शंकर यादव। मालिक को बुलाओ ना सर, सेठ को बुलाओ, हमको बच्चा चाहिए, बच्चा। ब्लास्ट में जान गंवाने वालों और लापता लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो कई ऐसे परिजन हैं जो नाराज भी दिखे। सर, ये लोग जानना चाह रहे हैं, ये लोग हालचाल जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो है कहाँ है। आप लोग अंदर जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम अंदर जाएंगे, हाँ, हमारे अंदर जाएंगे। हमारा आत्मा रोवा था, हम मर जाएंगे, हमारा बेटा भी ना, हम मर जाएंगे। मौके पर डेप्यूटी सीएम पहुंचे, कुछ लोगों से मिले, हालात का जायजा लिया और मरहम लगाने की कोशिश की, फिर वहां से निकल लिए। जो मृतक है उसके परिवार को 5 लाख रुपए राज्य शासन की तरफ से और जो घायल हैं उनको 50,000 की राशि राज्य शासन की तरफ से दी जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश कर दिया है। प्रबंधन से भी हमने बात की है और प्रबंधन भी जो है वो न्याय संगत मुआवजा देगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से कुछ और शव बरामद होंगे तो मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि धमाका कैसे हुआ, कसूरवार कौन है, जिस फैक्ट्री को 1 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने बंद करवा दिया था, तो उसे फिर खोलने की इजाजत किसने दी? ऐसे ही कई सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। हाँ, जांच के आदेश और मुआवजे की खानापूर्ति जरूर कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का प्रचार जारी है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुंकार भरी और विपक्ष पर हमलावर दिखे। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं, लेकिन वो SC, ST और OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम के इस बयान पर सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे प्रधानमंत्री जनता की बात करते हैं, कम से कम आप लोगों की तरह गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं करते। लोकसभा चुनाव में म की खूब गूंज हो रही है। जैसे जैसे एक एक चरण का चुनाव बीतता गया, म से मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, महिला सुरक्षा, महंगाई होते होते मुद्दा अब मुजरा तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण पूरा हो गया है, लेकिन छठे फेज की जब वोटिंग हो रही थी, तब ही चुनावी शब्दकोश से म से मुजरा निकला और सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल बिहार के पटना में एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अहम है और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो SC, ST, OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम ने कहा कि वो बिहार की धरती पर खड़े हैं,
जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। और वो यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि वो SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। पटना में रैली के बाद काराकट सीट से NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए डेहरी में एक रैली की। वहां भी उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और बिहार के लोगों की अस्मिता का सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि जब पंजाब में बिहार के लोगों के साथ अपमान हुआ तो कांग्रेस क्यों चुप थी। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दो बार मुजरा करने वाले इस बयान के बाद कांग्रेस और RJD में तिलमिलाहट बढ़ गई और दोनों ही गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है?